Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss next part of pronoun. Let's begin. Now first of all, we have relative pronoun. Relative pronoun किस चीज़ का काम करता है दोस्तों? रिलेट करने का काम करता है, जैसा कि आपको नाम से भी नज़र आ रहा है। डिफिनीशन समझिए, it is a word which relates to the noun or pronoun which is used before it. Relative pronoun उसके पहले रखे नाउन या pronoun से उसको रिलेट करता है। एग्जाम्पल समझना, I know राहुल who broke the glass. अब यहाँ पे I हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है और राहुल हमारा ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में राहुल क्या है? नाउन है। अब यहाँ पे हु के बारे में अभी हमें नहीं पता। ब्रोक सेकंड वर्ब हो गया और द ग्लास हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है और उस सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा दिया? हु। तो हु ने इस पार्ट के सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है, साथ ही साथ वो रिलेट कर रहा है इस पार्ट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ जिसने ग्लास तोड़ा। तो ग्लास तोड़ा किसने है? अल्टीमेटली राहुल ने। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है और इसको रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? हु कर रहा है। इसीलिए इसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल देंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हु किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। आगे देखो दोस्तों, हु वर्सेस हुम दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो किस तरीके से ये काम करते हैं उनको समझते हैं। हु रिप्लेसेस नेम ऑफ अ पर्सन। हु जो है वो किसी भी पर्सन के नेम को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी अभी आपने समझा, राहुल एक व्यक्ति का नाम था, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? हु का। और साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है। तो जो ब्रोक द ग्लास वाले पार्ट का सब्जेक्ट था वो कौन था? राहुल। तो उसी को किसने रिप्लेस किया? हु ने। हुम क्या करता है? रिप्लेसेस नेम ऑफ अ पर्सन। हुम भी व्यक्ति के नेम को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? हुम रिप्लेस करता है ऑब्जेक्टिव केस को और हु रिप्लेस करता है सब्जेक्टिव केस को। सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हु किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है और हुम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, राम इनवाइटेड सीमा, शी वॉज अ फेमस सिंगर। अब यहाँ पे देखिए, राम हमारा सब्जेक्ट है, इनवाइटेड हमारा वर्ब है और सीमा हमारा ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ सीमा क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी वॉज अ फेमस सिंगर। अब यहाँ पे ये शी प्रोनाउन जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है? सीमा को रिप्लेस कर रहा है। और साथ ही साथ अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट बना हुआ है। तो सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? हु की हुम। तो अभी अभी आपने सीखा, सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शी को हटाकर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, राम इनवाइटेड सीमा हु वॉज अ फेमस सिंगर। तो इस तरीके से आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज क्वेश्चन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल। करण हमारा सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड हमारा वर्ब है। दिस इज इंडिफिनिट आर्टिकल
गर्ल जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ नेम ऑफ अ पर्सन। और इस गर्ल को रिप्लेस हमने किससे किया है, अगले सेंटेंस में देखिए, वी फाउंड हर टू बी अ पिक पॉकेट। हर जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है। लेकिन हर की अगर बात करें तो हर कौन सा केस है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। और इस ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। तो जब इस सेंटेंस को ठीक करके लिखा जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल whom we found to be a pickpocket। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि करण ने एक लड़की को पहचाना जिसे हमने क्या पाया, जेब कतरा पाया। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे whom जो कनेक्ट होगा वो दोनों सेंटेंसेस के मिड में होगा और यहाँ से फिर हर रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि हर की जगह ही हमने किसका यूज किया है, whom का यूज किया है। और सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, who का। तो सब्जेक्टिव केस who से रिप्लेस करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस whom से रिप्लेस करते हैं। इसी तरह देखिए, शेखर हेल्प्ड अ मैन ही वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पे मैन नेम ऑफ अ पर्सन, ही सब्जेक्टिव केस, ही की जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, who का यूज कर सकते हैं। शेखर हेल्प्ड अ मैन हु वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। अगला देखो, शी असिस्टेड एन ओल्ड मैन द मॉब हैड बीटन हिम। तो यहाँ पे देखिए, मैन यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और द मॉब हैड बीटन हिम, यहाँ पे हमने हिम से किसको रिप्लेस किया है, मैन को। हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे। तो ये यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, शी असिस्टेड एन ओल्ड मैन, उसने एक वृद्ध व्यक्ति की मदद की, whom द मॉब हैड बीटन, जिसे भीड़ ने मारा। मॉब को हम लोग बोलते हैं उग्र भीड़, गुस्से वाली भीड़, एंग्री क्राउड। तो यहाँ पे बीटन पे फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा, दोबारा हिम लगाने की आवश्यकता नहीं है। टेनिसन वॉज अ पोएट। पोएट क्या हो गया, नेम ऑफ अ पर्सन हो गया दोस्तों। द ब्रिटिश एप्रिशिएटेड हिम, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, पोएट के लिए। तो नेम ऑफ अ पर्सन, और हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को किससे रिप्लेस करेंगे, whom से रिप्लेस करेंगे। तो क्या बन जाएगा, टेनिसन वॉज अ पोएट whom the British appreciated for the Ulysses। यूलिसिस उन्होंने एक साहित्य लिटरेचर लिखा था। तो इस तरीके से who और whom को हम लोग यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों, ट्रिक। अब देखो क्या ट्रिक है इनको याद रखने की। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि कहाँ who लगाना है, कहाँ whom लगाना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका सेंटेंस जो होगा उसका पहला पार्ट होगा, और who के बाद अगर यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर आए, ठीक है, या कोई मेन वर्ब नजर आए, तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं, who का यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, डिफरेंट सब्जेक्ट नजर आ जाए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नजर नहीं आए, तो हम लोग कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं दोस्तों, whom लगाते हैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेंस क्या है वो देखिए, जब भी हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो जो भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो जनरल सेंस में काम करता है, और जब भी हम लोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द लगा देते हैं तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन स्पेसिफिक सेंस में काम करता है। तो ये तो आप बचपन से ही जानते हैं कि आर्टिकल द जो है वो किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई यानी कि विशिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ऊपर हु और हुम की, उसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ।
देखिए केशव आस्क्ड राखी, ये आपका सेंटेंस का पहला हिस्सा हुआ। डैश वॉज रीडिंग अ लेटर। अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं इसके अंदर हु और हुम का हमको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लगाएं, हु लगाएं कि हुम? तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सीधा ट्रिक की तरफ जाना है। पहली ट्रिक जो है, जब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको मिले ब्लैंक के बाद, तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, वॉज। वॉज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल टेंस की। तो यहाँ पे आपको बिना कुछ टेंशन के कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना है, हु। है ना जबरदस्त टेक्निक। तो केशव आस्क्ड राखी हु वॉज रीडिंग अ लेटर। दूसरा देखो, तरुण वेलकम्ड द ओल्ड मैन डैश एवरीवन फाउंड टू बी अ प्रोफेसर। अब यहाँ हु लगाएं कि हुम? कुछ नहीं करना है, एवरीवन देखिए, तो एवरीवन कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो है नहीं। एवरीवन हमारा क्या है दोस्तों, डिफरेंट सब्जेक्ट। और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। अगला देखो, द स्टूडेंट्स विश्ड हिम डैश वी थिंक वॉज अ मैथमेटिशियन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या लगाएं, हु की हुम। लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में एक स्पेशल सेंटेंस है। यहाँ से मैं आपको ट्रिक नंबर 3 सिखाने की कोशिश करूँगा। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे दिखने में तो कोई सब्जेक्ट किसकी तरह काम करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन वो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होता है। वो कैसा सब्जेक्ट होता है, इल्यूजनरी सब्जेक्ट होता है, इल्यूजनरी सब्जेक्ट। और इल्यूजनरी सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे वो देखिए। यहाँ पे देखो पहले थिंक आया है और फिर वॉज आया है। थिंक कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब, और वॉज कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। जनरली जब भी हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर कौन सा वर्ब आता है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ सिचुएशन बदल गई, पहले मेन वर्ब आया है और फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे हमेशा किसका इस्तेमाल होगा दोस्तों, इल्यूजनरी सब्जेक्ट का। और इल्यूजनरी सब्जेक्ट के केस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वी थिंक वॉज अ मैथमेटिशियन में वी देख के आपको हुम नहीं लगाना है, इल्यूजनरी सब्जेक्ट जानते हुए क्या लगाना है, हु लगाना है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अगला देखो, आरुषि विल कॉल द गर्ल्स डैश आई फील आर गुड एट सिंगिंग। तो यहाँ पे आई इल्यूजनरी सब्जेक्ट है क्योंकि फील मेन वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, हु लगेगा। अगला देखो, द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल डैश द पेरेंट्स अबैंडन्ड। तो यहाँ पे द पेरेंट्स आपका डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे बिना किसी टेंशन के क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे। आगे देखो दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। करण हैज कैरीड द इन्फेंट डैश वॉज क्राइंग बिटरली। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं, हु लगा देते हैं। माधुरी वॉर द शर्ट डैश लुक्ड गुड ऑन हर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चीजें बदल रही है क्योंकि इस बार जो हमारा एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट को चेक करना पड़ेगा। एंटीसीडेंट क्या होता है दोस्तों, नाउन और pronoun placed before relative pronoun। एंटीसीडेंट हम लोग उस नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे इन्फेंट, नवजात शिशु को बोलते हैं,
तो ये एंटीसीडेंट हमारा कैसा था, लिविंग बीइंग था, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। अब यहाँ पे हमारा एंटीसीडेंट क्या है, शर्ट है। तो शर्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आप सब जानते हैं कि शर्ट जो है वो एक कैसा एंटीसीडेंट हो गया दोस्तों, नॉन लिविंग एंटीसीडेंट हो गया। और जब भी नॉन लिविंग की बात होती है तो ना तो हु लगाया जाता है ना हुम लगाया जाता है, हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं। इसके लिए आप लिखोगे इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग एंटीसीडेंट। तो नॉन लिविंग एंटीसीडेंट्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, विच का। तो माधुरी वोर द शर्ट हु या हुम नहीं आएगा, क्या आएगा, विच लुक्ड गुड ऑन हर। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अगला देखो, द स्टूडेंट्स रेज द डिमांड्स डैश वर जस्ट। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट नॉन लिविंग, तो क्या लगा देंगे, विच। माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड द कीज विच आई थिंक वर इन हिज पॉकेट्स। तो जब भी एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्या लगा देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन विच लगा देंगे। आगे देखो, द लीडर सेड डैश एंटाइज द पब्लिक। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, विच। आई मीन डैश आई से which they decided dash which they could plan well। आगे चलते हैं दोस्तों, who, whom, whoever, whomever और which। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, जब भी हम लोगों के पास रिलेटिव प्रोनाउन फिक्स ना हो, जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन फिक्स ना हो, किस कैटेगरी का हो, इंडिफिनिट कैटेगरी का हो, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हुएवर और हुमेवर का यूज़ करते हैं। विच का नॉन लिविंग के लिए करते हैं। विच का, इफ इन एनी सेंटेंस वी वांट टू सिलेक्ट समथिंग आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, वी ओनली यूज रिलेटिव प्रोनाउन विच। Now this is a most important concept। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें सिलेक्ट करने की बात आ गई, किसकी बात आ गई, सिलेक्ट करने की, तो भले ही लिविंग हो या नॉन लिविंग, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि विच नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, लिविंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जब बात किस चीज की हो दोस्तों, सिलेक्ट करने की, ये इंपॉर्टेंट है। जब बात हो सिलेक्ट करने की तो हम लोग विच का यूज करते हैं, भले ही सिलेक्ट हम लोग किस में से कर रहे हो, लिविंग में से या फिर नॉन लिविंग में से। अब देखो एग्जांपल, डैश ऑफ दी सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि इन नौकरों में से किसने ग्लास तोड़ा है। तो यहाँ पे देखो, सर्वेंट्स की अगर बात करते हैं तो सर्वेंट्स हमारे क्या हैं, लिविंग बीइंग है। लेकिन हम यहाँ सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि इन नौकरों में से किसने ग्लास तोड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे। भले ही हमारे सर्वेंट्स लिविंग हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि इन नौकरों में से किसने ग्लास तोड़ा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, विच लगाना पड़ेगा। सिमिलरली, डैश ऑफ द गर्ल्स, इन लड़कियों में से किसने एग्जाम टॉप किया है, तो क्या लगेगा, विच लगेगा। डैश वॉन द रेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने सीधा पूछा है कि रेस किसने जीती है, तो रेस जीतने वाला तो लिविंग ही होगा, तो इस बार क्या लगेगा, हु। तो इस तरीके से बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूंगा। आगे देखो, हु और विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। भीड़ में तुम्हारा भाई कौन सा है, तो दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं तो विच लग जाएगा। डैश ऑफ यू वांट्स टू गो टू पिकनिक। तुम में से कौन पिकनिक जाना चाहता है, दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं, विच लग जाएगा, हु नहीं लगेगा। डैश ऑफ दी सस्पेक्ट्स नोज यू।
इनमें से कौन सा संदिग्ध तुम्हें जानता है, तो विच लगेगा, हु नहीं लगेगा। आगे देखो दोस्तों, हुज, इट इज पजेसिव केस ऑफ हु। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, हुज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, साथ ही साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का पजेसिव केस है। पजेसिव केस का मतलब क्या हो गया, संबंधवाचक, ठीक है, कारक, रिलेट करने के लिए काम आएगा। हुज जो है ये लिविंग बीइंग्स को भी रिलेट कर सकता है और नॉन लिविंग बीइंग्स को भी रिलेट कर सकता है। मतलब आपका एंटीसीडेंट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। और अगर आपको विच का यूज करना है पजेसिव केस फॉर्म में, तो ऑफ विच यूज किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच को पजेसिव फॉर्म में यूज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ विच लिखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए, दिस इज द बुक हुज ओरिजिन इज द ओल्ड। यहाँ पे देखिए, ये है वो किताब है जिसकी उत्पत्ति काफी पुरानी है। तो यहाँ पे हुज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, साथ ही साथ पोजेशन शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बुक हमारा एंटीसीडेंट जो है ये कैसा है, नॉन लिविंग है, लेकिन हम लोग क्या लगा पा रहे हैं, हुज लगा पा रहे हैं। आप अभी अभी सीख रहे हैं कि नॉन लिविंग के लिए ऑफ विच भी लगा सकते हैं। तो अगर इसको ऑफ विच से बनाना हो सेंटेंस को तो कैसे बनाएंगे, दिस इज द बुक द ओरिजिन ऑफ विच। अब देखिए ऑफ विच इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया इज द न्यूज़पेपर हुज सर्कुलेशन। तो हुज से हमने रिलेट किया न्यूज़पेपर एंटीसीडेंट जो कि नॉन लिविंग है उसको। अगर ऑफ विच से रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया इज द न्यूज़पेपर द सर्कुलेशन ऑफ विच। तो ऑफ विच का हमने इस तरीके से यूज किया है। आगे देखो, आई नो राम हुज फादर इज अ डॉक्टर। राम हमारे एक लिविंग बीइंग है और एंटीसीडेंट है, तो किसका यूज कर लिया, हुज का। ही इज माई फ्रेंड हुज मदर इज माई टीचर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा लिविंग बीइंग एंटीसीडेंट, उसके लिए हमने क्या लगा दिया, हुज लगा दिया। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, तो ये लिविंग बीइंग से रिलेट कर रहे हैं। तो लिविंग बीइंग से रिलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब आप ये मान लीजिए कि जो भी एग्जाम होते हैं सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, बैंक, जहाँ पे भी इंग्लिश आती है, ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कहाँ कहाँ होता है वो समझिए। सबसे पहले आपको समझना है यूज। तो यूज कहाँ होता है, फॉर इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इंडिफिनिट प्रोनाउन रिलेट करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, दिस इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू से, तो ऑल यहाँ पे हमारा कैसा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। पीछे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राम इज माई ओनली फ्रेंड, ओनली एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके बाद कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दैट आएगा कि हु आएगा, दैट आएगा। भले ही हमारा फ्रेंड एंटीसीडेंट कैसा है, लिविंग है, और लिविंग के लिए हम लोग हु लगाते हैं, लेकिन जब पीछे इंडिफिनिट प्रोनाउन आ चुका है तो बिना सोचे समझे क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो, देयर इज नथिंग। नथिंग एक इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो विच और दैट में से क्या लगेगा, दैट। इज देयर एनीथिंग, एनीथिंग इंडिफिनिट प्रोनाउन, बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, विच नहीं लगाएंगे। एवरीथिंग एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, विच नहीं लगाएंगे। तो दैट हमेशा इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद में लगाया जाता है, भले ही आपका एंटीसीडेंट लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज CDS एंड NDA इज कंसर्न। यहां पे देखो द सेम इज फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन दैट। जब भी आपको द सेम फ्रेज किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो भले ही आपका एंटीसीडेंट लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, दैट। और ये एक फिक्स चीज है, इसीलिए एग्जाम्स में पूछी जाती है। SSC ले लो, आप बैंक ले लो, क्वेश्चन आता ही है। अब यहां देखो, ही इज द सेम मैन दैट ट्रीटेड मी, तो यहां पे ही इज द सेम फ्रेज आ गया। यहां पे मैन एंटीसीडेंट लिविंग है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन नजर आया, दैट। आगे देखो, दिस इज द सेम हाउस, द सेम फ्रेज आ गया। हाउस इस बार एंटीसीडेंट कैसा है, नॉन लिविंग है, फिर भी क्या आ गया, दैट आ गया। शी इज द सेम गर्ल, तो द सेम फ्रेज आ गई। गर्ल कैसा एंटीसीडेंट है, लिविंग है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, दैट आ गया। दिस इज द सेम फ्रेज आ गई। बैट कैसा एंटीसीडेंट है, नॉन लिविंग है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, दैट आ गया। आगे देखो दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ये भी एग्जाम्स में आता है, क्योंकि ये सारी फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती है। देखो एग्जाम्पल, राम वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट कौन सा डिग्री आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया। इंटेलिजेंट बॉय, यहां पे बॉय एंटीसीडेंट कैसा है, लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग के लिए हु आता है, लेकिन पीछे सुपरलेटिव डिग्री है, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सही होगा, दैट सही होगा, हु सही नहीं होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, राम वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट वॉज अवार्डेड। अगला देखो, ही इज द बेस्ट सिंगर, द बेस्ट कौन सा डिग्री हो गया दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सिंगर एंटीसीडेंट हमारा लिविंग बीइंग है, फिर भी क्या लगेगा, दैट, क्योंकि पीछे सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द बिजिएस्ट रोड, तो द बिजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, रोड एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है, फिर भी कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, दैट। शी इज द मोस्ट फेमस, द मोस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव। राइटर एंटीसीडेंट लिविंग है, फिर भी क्या लग रहा है, दैट लग रहा है। दिस इज परहैप्स द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऑप्शन एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, दैट। आगे देखो दोस्तों, दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, तो द क्लाइमेट हमारा क्या है दोस्तों, नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट नाउन से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो इसको हमने नाउन फ्रेज बोला। तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, तो यहाँ पे देखो हमने नाउन फ्रेज को दोबारा रिपीट कर दिया। इस चीज को ग्रामर अलाउ नहीं करता, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये एरर हो गया। यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, दैट का। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ जयपुर, ये सही बन जाएगा। सिमिलरली द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज बिगर देन, दोबारा द पॉपुलेशन नहीं आएगा, दैट लगाएंगे, दैट ऑफ गोवा। द सिस्टम इन इंडिया इज वर्स देन द सिस्टम नहीं आएगा, दोबारा क्या आएगा, दैट आएगा, दैट ऑफ इंग्लैंड। द पॉलिसी ऑफ विलेजेस इज बेटर देन द पॉलिसी, दोबारा नाउन फ्रेज नहीं आएगा, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आगे देखो दोस्तों, यूज ऑफ बट। अब बट भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है। बट जो है वो कंजंक्शन की तरह यूज होता है, तो ये क्या शो करता है, कंट्राडिक्शन, यानी कि विवादास्पद या विरोधी विचार प्रकट करता है।
अब देखो एग्जाम्पल, द टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच। शिक्षक कक्षा में था परंतु उसने पढ़ाया नहीं। अगर कोई कक्षा में होता है तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ाएगा, परंतु यहाँ पढ़ा नहीं रहा है, अपोजिट है, तो हमने किसका यूज किया, बट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह आया है। बट प्रेपोजिशन एक्सेप्ट, बट जो है हमारा प्रेपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका अर्थ क्या निकल के आता है, के अलावा। एग्जाम्पल देखो, नो वन बट हिम इज गोइंग टू गोवा। कोई भी नहीं जा रहा उसके अलावा, कहाँ, गोवा। राम बट हिज ब्रदर्स, राम के अलावा उसके भाई जो हैं विल बी अलाउड टू गो। तो राम को छोड़ के, एक्सेप्ट राम, उसके भाई जो हैं वो कहाँ जाएंगे, कहीं पे भी जाने की उनको क्या मिली है, परमिशन मिली है। तो बट जो है एज अ कंजंक्शन अपोजिट विचार शो करता है और एज अ प्रेपोजिशन एक्सेप्ट का मीनिंग देता है के अलावा। लेकिन बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। बट जो है हु नॉट और विच नॉट, इस मीनिंग को रिप्लेस करने के लिए हम लोग बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी डज नॉट बिलीव हिम हु डज नॉट मेंटेन इथिक्स। तो हु और नॉट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेंगे, बट का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो, हु चला जाएगा, नॉट चला जाएगा, और नॉट प्रेजेंट सिंपल में डू डज के साथ ही तो नॉट बनाते हैं, तो डज भी चला जाएगा, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और सेंटेंस क्या बनेगा, शी डज नॉट बिलीव हिम बट मेंटेन इथिक्स, कि वो उनमें विश्वास नहीं करती जो केवल इथिक्स को मेंटेन नहीं करते। सिमिलरली, राम कैन नॉट एसोसिएट विद देम हु कैन नॉट, तो हु और नॉट को रिप्लेस करेंगे, बट कैन वर्क हार्ड, ये बन जाएगा। दिस इज द शर्ट विच नॉट रिप्लेस हो गए, डू भी जाएगा, बट आई लाइक। तो इस तरीके से बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। आगे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, when the subject and the object in a sentence refer to the same person or thing, we use reflexive pronoun। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के ऊपर या एक ही वस्तु के ऊपर फोकस करे या एक ही वस्तु को हाईलाइट करे, एक ही व्यक्ति को हाईलाइट करें, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है वो देखिए। पॉजेसिव केस में जब हम लोग सेल्फ लगा देते हैं तो हमारे पास सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, और पॉजेसिव केस में हम लोग जब सेल्व्स लगा देते हैं तब हमारे पास प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। एग्जाम्पल देखो, माई हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है आई का, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है। तो सेल्फ जैसे ही लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, माई सेल्फ बन जाएगा। सिमिलरली योर हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है यू का, तो सेल्फ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, योर सेल्फ बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रवि इंजॉयड इन द पार्टी, रवि इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब देखो यहाँ पे इंजॉय जो वर्ब है इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव क्यों लगाना पड़ा, तो रवि इंजॉयड इन द पार्टी। अब ये हमें आंसर किसका दे रहा है, वेयर का दे रहा है, कि रवि ने कहाँ इंजॉय किया, पार्टी में। तो रवि ने इंजॉय किया पार्टी में, तो आपको आंसर मिल गया वेयर, कहाँ का। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, रवि इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। तो हिमसेल्फ रवि के अकॉर्डिंग लगेगा, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम, और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको लगाना पड़ेगा। मनोज अम्यूज्ड इन द सर्कस, तो आंसर कहाँ का मिल रहा है कि कहाँ पे उसने मनोरंजन लिया, सर्कस में। तो मनोरंजन लिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अनअवेलेबिलिटी है और उसको लगाने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, हिमसेल्फ। मनोज अम्यूज्ड
हिमसेल्फ इन द सर्कस। रवि इंजॉयड फूड, रवि ने क्या इंजॉय किया? फूड। तो व्हाट का आंसर मिल गया। व्हाट का आंसर कौन करता है? ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो इस बार हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट यूज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। वी कैन नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अक्सर हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं और हमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, और हम लोग बोल देते हैं माई सेल्फ राम। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। आपको क्या बोलना पड़ेगा? माई नेम इज राम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब्स फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, ये आपको लर्न करनी है दोस्तों। जब भी ये आपको सेंटेंस में नजर आ जाएं तो इनके साथ आपको कौन सा प्रोनाउन लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब एग्जांपल, absent, he was absent, absent as a verb, he absented himself from the school। अब ये एक एक्सेप्शनल चीज है, इसको अच्छे से समझना। हमारा एब्सेंट अनुपस्थित नाउन भी है और वर्ब भी, लेकिन एब्सेंट एज अ वर्ब ही रिफ्लेक्सिव लेता है। तो ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एब्सेंटेड जैसे ही वर्ब बना तो हमने ही के अकॉर्डिंग कौन सा रिफ्लेक्सिव लगा दिया? हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया। आगे देखो दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड किससे बना है? डिमॉन्स्ट्रेशन से बना है। डिमॉन्स्ट्रेशन से मतलब किसी को एक्सप्लेन करना, किसी चीज की व्याख्या करना, उसको प्रस्तुत करना। तो किसी चीज को अंकित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किसका यूज करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। टू पॉइंट आउट एट समवन और समथिंग, किसी की ओर इशारा करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या क्या है? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस जो है वो एक वचन है और नजदीक की वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट जो है वो भी एक वचन है, लेकिन ये दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज जो है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है, तो नियर की वस्तुओं के लिए आता है। दोज जो है ये किसका प्लूरल फॉर्म है? दैट का, और ये दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ न्यू कार, यह एक कार है। ठीक है, और कैसी कार है? नई। तो नजदीक में हम लोग इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो क्या लगा दिया? दिस लगा दिया। रिया हैज ए जैगुआर एंड ए BMW, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। तो दिस नजदीक के लिए आ रहा है, तो आप क्या लेके जाएंगे? BMW। सॉरी, यू हमने किसके लिए लिया है? रिया के लिए लिया है। तो रिया जो है वो क्या लेके जाएगी? BMW, और आप क्या लेके जाएंगे? जैगुआर। क्योंकि दैट जो है ये फार के लिए आता है और दिस किसके लिए आता है? नियर के लिए आता है। अगला सेंटेंस देखो, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरलिंक्ड, वी हैव इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट। वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, अब दिस नजदीक के लिए आता है, तो पॉपुलेशन को जड़ से मिटाना है कि गरीबी को जड़ से मिटाना है? गरीबी को। तो यहाँ पे पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन को चेंज करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। दिस नजदीक के लिए, तो वी हैव टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी गरीबी को जड़ से मिटाना है। टू कंट्रोल दैट, दैट दूर वाले के लिए आता है, और कंट्रोल हम लोग किसको करेंगे? पॉपुलेशन को करेंगे। थैंक यू।